हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 100 GK/GS MCQ सीरीज़, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GK/GS पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन। Dash is a type of mask dance that tells mythological stories via ferocious martial moves, popular in Odisha. तो मास्क डांस कौन सा है ओडिशा का? करेक्ट आंसर इज छाव। इसमें जो बेसिकली माइथोलॉजिकल स्टोरीज थे, दैट इज गॉड्स एंड गॉडेसेस के जो लेजेंडरी टेल्स है, उनको मार्शल आर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छव। हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है वो बेसिकली आप पिक्चर देख के बता सकते हैं बांसुरी के साथ एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर इज बांसुरी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लूट। कभी कभी ये बैम्बू फ्लूट भी दिया जाता है ऑप्शन में। आप लोग किसी एक को भी करेक्ट आंसर के जैसे टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज बांसुरी और फ्लूट। मृणालिनी साराभाई वॉज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट फॉर्म। मृणालिनी साराभाई जो है, शी इज़ अ भारतनाट्यम डांसर। बहुत ही फेमस भारतनाट्यम डांसर है, आप लोग सभी याद रखना। मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांसर ऑफ मोहिनीअट्टम, फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो मोहिनीअट्टम डांसर है जो फेमस है वो है मिस जयप्रभा मेनन। शी इज़ मिस जयप्रभा मेनन। तो जयप्रभा मेनन किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? देन मोहिनीअट्टम। शंभू महाराज was awarded with the Padma Shri for his contribution to which of the following dances in India? शंभू महाराज जो थे, he is basically कथक डांसर। तो करेक्ट आंसर इज कथक। इनको कथक डांस के लिए पद्मश्री से भी ऑनर किया गया है। हलीम खान is associated with which of the following classical dances? हलीम खान is basically a कुचिपुड़ी डांसर। तो करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी, हलीम खान कुचिपुड़ी। E.M. Subramaniam was an exponent of the dash, a musical instrument. E.M. Subramaniam कौन से इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देन करेक्ट आंसर इज घाटम। आप देख सकते हैं दिस इज घाटम जो E.M. सुब्रमण्यम बजा रहे हैं। तो E.M. सुब्रमण्यम घाटम। आप लोग इंस्ट्रूमेंट परक्यूशनिस्ट्स इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर्स वो सभी याद रखना। Who among the following is a famous violinist? फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन है वायलिनिस्ट? देन आप पिक्चर देख के बता सकते हैं ही इज नागई आर मुरलीधरन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि हु नागई आर मुरलीधरन इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट या तो फिर विच आर्ट फॉर्म, देन करेक्ट आंसर विल बी वायलिन। देन Who among the following is credited with single-handedly making the संतूर a popular classical instrument? बहुत ही फेमस संतूर प्लेयर है। इसका करेक्ट आंसर है शिव कुमार शर्मा। ये संतूर को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाए हैं। तो इनका नाम आप लोग याद रखना, बार बार पूछा जाता है। शिव कुमार शर्मा एसोसिएटेड विथ संतूर। पंडित रविशंकर, अ म्यूजिक लेजेंड, इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। पंडित रविशंकर जो है, ही इज़ बेसिकली ये एसोसिएटेड है विथ हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में भी स्पेसिफिकली कौन सा इंस्ट्रूमेंट? देन करेक्ट आंसर विल बी ये सितार से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन बार बार इनके ऊपर पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर किसके साथ एसोसिएटेड है? देन करेक्ट आंसर विल बी सितार। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। Which of the following dances is dedicated to temples and was earlier known as सदीर? सदीर किस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म का एयरली नेम है? तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। आप लोग याद रखना, भारतनाट्यम हम अभी बोलते हैं, भारतनाट्यम को पहले सदीर कहा जाता था। ये ओरिजिनेट हुआ है इन तमिलनाडु। तो कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम? करेक्ट आंसर विल बी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है भारतनाट्यम। The famous Jhaveri sisters are associated with which classical dance form? झावेरी सिस्टर्स जो है ये बेसिकली 4 सिस्टर्स है। दे आर एसोसिएटेड विथ मणिपुरी डांस फॉर्म। आप ये कॉस्ट्यूम देख के ही बता सकते हैं ये बस मणिपुरी डांस में ही इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहन के डांस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। आप लोगों को कभी इनका नेम्स भी स्पेसिफिकली देके पूछा जा सकता है, लाइक नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, इस तरीके से दर्शना झावेरी एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? देन मणिपुरी। आप इन 4 सिस्टर्स का नेम भी याद रखना। The Nuran sisters are renowned for which of the following genres of Indian music?
नूरन सिस्टर्स जो है, दे आर नूरन सिस्टर्स, दे बेसिकली एसोसिएटेड विथ सूफी म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक में से कौन सा? देन करेक्ट आंसर विल बी सूफी। नूरन सिस्टर्स, सूफी म्यूजिक। नर्तकी नटराज becomes the first trans person to receive पद्मश्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो नर्तकी नटराज जो है, शी इज़ बेसिकली ए भारतनाट्यम डांसर। ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन है टू रिसीव पद्मश्री फॉर भारतनाट्यम। तो इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है भारतनाट्यम। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रिसिपेंट ऑफ टॉप 4 सिविलियन अवार्ड्स, नेमली पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। देखिए इन 4 ऑप्शंस में से जो इन सभी सिविलियन अवार्ड्स दैट इज़ पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न जिनको मिला है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एंड अगर ऑप्शंस देखा जाए देन पंडित भीमसेन जोशी को भी मिला है ये चारों अवार्ड्स। ये भी इन 4 सिविलियन अवार्ड्स के विनर है। लेकिन इसके करेक्ट ऑप्शन में आंसर की में जो दिया हुआ था वो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसीलिए हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को ये सब कन्फ्यूजन हो कि कौन से ऑप्शन के साथ जाना है तो आप लोग सिंपली स्किप कर दीजिए, बिकॉज जब ऐसे रॉन्ग ऑप्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चन में देन वो क्वेश्चन यूजुअली रिपील कर दिया जाता है। आई मीन सबको उसके लिए मार्क्स दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एंड जो अदर रिसिपेंट्स है ऑफ टॉप 4 अवार्ड्स लाइक पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड भारत रत्न, वो है सत्यजीत रे, बिस्मिल्लाह खां, भीमसेन जोशी एंड भूपेन हजारिका। इन चारों पर्सनालिटीज़ को भी ये 4 अवार्ड्स जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है दिया गया है। देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग Indian classical musicians was the very first person to be presented with the भारत रत्न, India's highest civilian honor। देखिए भारत रत्न जिनको मिलता है वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं, एंड अगर उनको कोई इंडियन क्लासिकल डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट इन सब के ऊपर मिला तो वो पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो फर्स्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न मिला है, वुमेन है बेसिकली, वो है मदुराई षणमुखवड्डवु शुभलक्ष्मी, दैट इज़ MS शुभलक्ष्मी। इनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए भारत रत्न दिया गया था। गुरु मकर ध्वजा दरोगा वॉज कन्फर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच फॉर्म ऑफ डांस इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज छऊ। ये छऊ डांसर है, इनको छऊ डांस के लिए पद्मश्री दिया गया है। एंड पद्मश्री अवार्ड्स जो रिसेंट ईयर्स के होते हैं, लाइक राइट नाउ 2024 के पद्मश्री दिए गए हैं, पद्म अवार्ड्स बेसिकली पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। आप उन सभी अवार्ड्स को एंड पद्मश्री जिन म्यूजिशियन, डांसर या तो फिर इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट इन सबको मिला है तो उनको मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बता दिया है। सेशन पद्मश्री अवार्ड्स 2024 का बाय कम्पीट IQ में आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल सेशन है। आप लोग इस सेशन को अगर कवर करेंगे तो पद्म अवार्ड्स 2024 से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप लोग उस सेशन को जाके ज़रूर देख लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छऊ। मेम खान इज़ एन इंडियन प्लेबैक फॉक सिंगर फ्रॉम डैश। तो मेम खान जो है ही इज़ बेसिकली एसोसिएट विथ राजस्थानी फोक सॉन्ग्स, तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। डॉक्टर सुनंदा नेयर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डैश परफॉर्मर, टीचर एंड प्रोपोनेंट। तो डॉक्टर सुनंदा नेयर जो है वो कौन से इंडियन क्लासिकल डांस के साथ एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर इज मोहिनीअट्टम। डॉक्टर सुनंदा नेयर इज अ मोहिनीअट्टम डांसर। राजीव जनार्दन इज एन इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर ऑफ द इमदाद खानी घराना। तो राजीव जनार्दन जी जो है ही इज़ बेसिकली सितार प्लेयर, आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। एंड इनका घराना अगर पूछा जाए देन इमदाद खानी घराना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सितार, राजीव जनार्दन सितार। पद्मश्री अवार्डी गोपाल प्रसाद दुबे वॉज अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। गोपाल प्रसाद दुबे जी जो है ये छऊ डांसर है, इनको छऊ डांस के लिए पद्मश्री भी दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है छऊ। देखिए
पद्मश्री एंड उनके रिसिपेंट्स कौन से डांस के साथ या तो फिर म्यूज़िक के साथ एसोसिएटेड है, बेसिकली इंडियन क्लासिकल सब जो है वो सब बार बार पूछे जाते हैं। तो आप 2024 का अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूरा बनेगा, आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। एंड मैंने पद्म अवार्ड्स में ये स्पेशली मेंशन कर दिया है कि कौन से पद्मश्री अवार्डीज़ कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है। तो आप उस सेशन को जाके ज़रूर देख लीजिए, इतना डिटेल्ड सेशन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं। ड्यू टू द सर्विस डन बाय द पोएट डैश the Kathakali dance form revived a new impetus, and today many innovations are also being made to suit the needs of a changing society। इस क्वेश्चन का बेसिकली यही पूछा गया है कि कथकली डांसर फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन एसोसिएटेड है कथकली डांस से। देन करेक्ट आंसर इज वी.एन. मेनन, दैट इज वल्लथोल नारायण मेनन। ये पोएट भी है, कथकली डांसर भी है। इनके राइटिंग्स से एंड डांस को एक न्यू इम्पेटस मिला, दैट इज़ एक न्यू फॉर्म मिला। एंड ये डांस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, दैट इज़ कथकली, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ किसकी वजह से। देन वी.एन. मेनन। Which of the following is the youngest percussionist to be awarded पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप पिक्चर देख के शायद बता देंगे कि ही इज़ मिस्टर जाकिर हुसैन। ये तबला के साथ एसोसिएटेड है। बहुत लोगों को शायद ही समझ नहीं आएगा कि परक्यूशनिस्ट क्या होते हैं। कोई भी इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट या तो फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं वही परक्यूशनिस्ट होते हैं। इन सबको परक्यूशंस कहा जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अगर पूछे किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, देन करेक्ट आंसर विल बी तबला। एंड ये फर्स्ट परक्यूशनिस्ट, आई मीन यंगेस्ट, जो सबसे छोटे एज में सबसे यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट है जिनको पद्मश्री एंड पद्म भूषण दिया गया है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जाकिर हुसैन। मीनाक्षी श्रीनिवासन रिसीव्ड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2011 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। आपको ये अवार्ड याद रखना नहीं है सिंस ये बड़ा ही अवार्ड है, लेकिन अगर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब दिया जाए तो आप लोग उन सबको ज़्यादा अच्छे से याद रखना कि किस ईयर में दिया गया है। आजकल क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने की वजह से जब एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करने का सोचते हैं तो पद्मश्री किस साल मीनाक्षी श्रीनिवासन को दिया गया है, या तो फिर किस साल को मीनाक्षी श्रीनिवासन को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, इस तरीके का क्वेश्चन डेट्स पूछ दे रहा है। तो आप लोग वो सब याद रखना। जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं लाइक संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ये सब आप लोग याद रखना अलॉन्ग विद डेट्स। जो इम्पोर्टेंट डांसर्स होते हैं बहुत फेमस उनका। बाकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मीनाक्षी श्रीनिवासन is associated with Bharatnatyam. She is basically a Bharatnatyam dancer, Meenakshi Srinivasan. Padma Shri awardee Guru Gangadhar Pradhan is an accomplished dancer of which of the following dance forms? Guru Gangadhar Pradhan जो है he is basically an Orishi dancer. तो इनको पद्मश्री भी अवार्ड किया गया था for his Orishi dance form. तो correct answer is Orishi. Guru Gangadhar Pradhan Orishi dance. B. Harambanaathan is a डैश डांसर। बी हरम्बनाथन जो है वो भारतनाट्यम डांसर है। तो करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। बी हरम्बनाथन भारतनाट्यम डांसर। एंड ये देखिए इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2013 में दिया गया था। कभी कभार क्वेश्चन जब टफ करना होता है तो बी हरम्बनाथन हु इज़ अ भारतनाट्यम डांसर वॉज अवार्डेड विद द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन विच ईयर, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तब आप लोग को आंसर देना पड़ेगा 2013। रेस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भारतनाट्यम। Who among the following was the first woman classical dancer in independent India to be nominated as a member of राज्य सभा? कौन सी फर्स्ट वुमेन क्लासिकल डांसर है इंडिपेंडेंट इंडिया की जिनको नॉमिनेट किया गया था एज मेंबर ऑफ राज्यसभा? 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में वो डिफरेंट आर्ट फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उन्हीं में से फर्स्ट वुमेन क्लासिकल डांसर जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट हुई थी, वो कौन सी फीमेल थी? देन करेक्ट आंसर इज रुक्मिणी देवी अरुणडाले। एंड इनका डांस फॉर्म भी पूछा जाता है। देन डांस फॉर्म पूछने से भारतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है रुक्मिणी देवी अरुणडाले। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रुक्मिणी देवी अरुणडाले।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एसोसिएटेड विद मोहिनीअट्टम डांस। फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो मोहिनीअट्टम डांस के साथ एसोसिएटेड है, शी इज जयप्रभा मेनन, शी इज एसोसिएटेड विद मोहिनीअट्टम डांस। Who among the following founded Orishi Dance School SRJAN in 1993? तो करेक्ट आंसर इज केलुचरण महापात्रा। ही इज द फेमस केलुचरण महापात्रा। कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है ये भी पूछा जाता है, देन करेक्ट आंसर विल बी ओडिशी। इन्होंने ओडिशी डांस स्कूल सृजन जिसका नाम है वो 1993 में फाउंड किया था। ये क्वेश्चन इस साल इस तरीके से आया, देखिए कि SRJAN 1993 में किसने फाउंड किया था। नेक्स्ट ईयर ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है सिंस, तो इस ईयर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि केलुचरण महापात्रा ने जो ओडिशी डांसर है सृजन का एस्टेब्लिशमेंट कब किया था, या तो फिर 1993 में कौन से ओडिशी डांस स्कूल का एस्टेब्लिश किया था। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के इस साल आने वाले क्वेश्चंस का अंदाज़ा इसी तरीके से लगा सकते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न तो सेम रहेगा लेकिन वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखना, केलुचरण महापात्रा ओडिशी, ही फाउंडेड सृजन इन 1993। इन विच ईयर डिड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट रशीद खान रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। देखिए मैं अभी बोल रही थी कि जब क्वेश्चन टफ करना होता है तो कौन से ईयर में ये अवार्ड दिया गया वो पूछ लिया जाता है। देन लास्ट ईयर पूछा गया था पद्म भूषण रशीद खान जी को किस साल मिला है, करेक्ट आंसर 2022 में मिला है। तो आप लोग जो पद्म अवार्डीज होते हैं रिसेंट ईयर्स के उनको याद रखिए, क्वेश्चन उनसे अगर बनेगा तो आप लोग कर सकेंगे, और अगर ज़्यादा पुराने सालों का हो तो किसी को भी याद नहीं रहेगा, तब आप लोग सिंपली स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चन को। रेस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2022। पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी इज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बोर्न इन डैश। देखिए ये भी टफ क्वेश्चन हो गया। बहुत लोगों को पता होगा पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी इज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, बट वो कहाँ से है, बिलोंग करते हैं, वो तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। बेसिकली ये कर्नाटका के रहने वाले हैं, लेकिन आप लोग जो पास अवे हो जाते हैं रिसेंट ईयर्स में, दैट इज़ जिनका डेथ हो जाता है रिसेंट ईयर्स में, आप लोग उनके स्टेट्स को बहुत ज़्यादा याद रखना, या तो फिर अगर कोई पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एजड है उनके ही स्टेट्स को याद रखना। लाइक हमारी जो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी फतिमा बीवी, वो कहाँ से बिलोंग करती है, केरला से। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। अभी फतिमा बीवी जी का डेथ भी हो गया कुछ दिनों पहले। देन पंडित रविशंकर वो किस जगह से एसोसिएटेड है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस जगह से एसोसिएटेड है, या तो फिर उनका बर्थ प्लेस कौन सा है। आप लोग इन सब को याद रखना थोड़ा सा हो सके तो, अदरवाइज उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है वो होता है कि कौन से क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, सॉन्ग इन सब के साथ एसोसिएटेड है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भीमसेन गुराचार्य जोशी इज बोर्न इन कर्नाटका। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, देन ही इज़ इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, ये आप लोग याद रखना। तुलसीदास बोरकर वाज ए डैश प्लेयर। तुलसीदास बोरकर जी जो है ही वॉज बेसिकली हारमोनियम प्लेयर, तो करेक्ट आंसर इज हारमोनियम। तुलसीदास बोरकर हारमोनियम, इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। एंड इनको पद्मश्री जो है 2016 में दिया गया है। आप लोग इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं, और अगर याद नहीं रखना चाहते हैं देन जस्ट स्किप इट। Which of the following fields is not offered by कालिदास सम्मान। देखिए नॉट पूछा गया है, कौन से फील्ड में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता है, देन करेक्ट आंसर इज पपेट्री। बाकी क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, प्लास्टिक आर्ट्स, इन सभी के फील्ड में कालिदास सम्मान दिया जाता है, लेकिन पपेट्री के फील्ड में नहीं दिया जाता, तो करेक्ट आंसर इज पपेट्री। Who among the following received the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका बुक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। देन आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, फेमस कांग्रेस एमपी शशि थरूर जी का बुक है ये एन एरा ऑफ डार्कनेस। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है इस बुक के लिए, तो ये बुक इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग याद रखना। एन एरा ऑफ डार्कनेस रिटन बाय शशि थरूर। अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रोड अहेड। द रोड अहेड जो है वो बेसिकली बिल गेट्स का ऑटोबायोग्राफी है। ये देखिए ये सभी बिलियनर्स हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है ब्राज़ील के, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, बहुत फेमस है। एंड ये द रोड अहेड किसका ऑटोबायोग्राफी है, देन करेक्ट आंसर विल बी बिल गेट्स। सभी का ऑटोबायोग्राफी आप लोगों को नहीं मिलेगा, जिनका है आप लोग उनका याद रखना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कंट्रोवर्शियल नॉवल लज्जा। लज्जा की ऑथर कौन है, देन करेक्ट आंसर इज तस्लीमा नसरीन। ये
कंट्रोवर्शियल क्यों रहा था? देखिए, जब बेसिकली इंडिया में बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था इन दी 1990s, तब बांग्लादेश में जो हिंदू बंगालीज थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, रेप्स हुए थे, मर्डर्स हुए थे एंड बहुत ही वायलेंस हुआ था। उसी के ऊपर ये नॉवल है लज्जा। एंड इस नॉवल को बांग्लादेश में जब पब्लिश हुआ था बैन भी कर दिया गया था, सिंस वहाँ के ऊपर ये वहाँ पे जो टॉर्चर हुआ था हिंदू बंगालीज के ऊपर, उसके ऊपर ये नॉवल था। तो ये नॉवल इम्पॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके ऑथर कौन है? तस्लीमा नसरीन। हु रॉट द ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड आई एम नो मेसिया? आई एम नो मेसिया किसका ऑटोबायोग्राफी है? आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। ही इज़ मिस्टर सोनू सूद। सोनू सूद का ऑटोबायोग्राफी क्या है? देन आई एम नो मेसिया। What is the name of the autobiography written by Mr. अभिनव बिंद्रा? अभिनव बिंद्रा कौन है कि इनका ऑटोबायोग्राफी पूछा जा रहा है? तो ये बेसिकली फर्स्ट है। हाँ, कौन है? फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल टू विन गोल्ड इन ओलंपिक। तो फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल टू विन गोल्ड इन ओलंपिक इज मिस्टर अभिनव बिंद्रा। ये किस फॉलोइंग आर्ट फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? देन ये एसोसिएटेड है बेसिकली शूटिंग। ये इंडियन राइफल शूटिंग में माहिर है, इनको गोल्ड मिल चुका है। फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल बनते हैं जिनको ओलंपिक में गोल्ड मिला है। इनके ऑटोबायोग्राफी का नेम है अ शॉट एट हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अ शॉट एट हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर अभिनव बिंद्रा, हु इज द फर्स्ट ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स रॉट द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग टू विन? प्लेइंग टू विन किसका ऑटोबायोग्राफी है? अब पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। शी इज़ साइना नेहवाल। ये साइना नेहवाल का ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग टू विन। बाकी सानिया मिर्ज़ा को बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं दैट शी इज़ बैडमिंटन प्लेयर, बट शी इज़ टेनिस प्लेयर। आप लोग याद रखना, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर। एंड कर्णम मलेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये रेस्लर रही है, फर्स्ट फीमेल टू विन इन ओलंपिक। बेसिकली इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, लेकिन फर्स्ट फीमेल बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता था। देन कर्णम मलेश्वरी एसोसिएटेड विथ रेस्टलिंग। ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाय? ट्रेन टू पाकिस्तान किसका ऑटोबायोग्राफी है? देन करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह जी का ऑटोबायोग्राफी है ट्रेन टू पाकिस्तान। आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जाता है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया? बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन मिस्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है। तो आप लोग याद रखना, कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा, ये कितने पेजेस का है वेटिंग फॉर अ वीज़ा? देन 20 पेज का। ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? देन करेक्ट आंसर इज B.R. अम्बेडकर। Which of the following Marathi writers was the author of the autobiography मज्जा जलमच्ची चित्रकथा? मज्जा जलमच्ची चित्रकथा लिखा है शांताबाई कृष्णजी कामले ने। ये पर्सनैलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? देन शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, दलित वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी। ये फर्स्ट फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी है। मज्जा जलमच्ची चित्रकथा रिटन बाय शांताबाई कृष्णजी कामले। इसको किस नेम से ट्रांसलेट किया गया है? मज्जा जलमच्ची चित्रकथा को। देन द कैलेडोस्कोप स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगर ये पूछा जाए कि द कैलेडोस्कोप स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसका ऑटोबायोग्राफी है, देन उसका भी करेक्ट आंसर शांताबाई कृष्णजी कामले भी ही होगा, क्योंकि इनके लैंग्वेज से इसको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। The God of Small Things, a winner of the 1997 Booker Prize, is a debut novel of which of the following Indian writers? The God of Small Things जो है वो बेसिकली अरुंधति रॉय ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसको बुकर प्राइज़ मिला था किस ईयर में? 1997 में। उसके बाद से ये बुक इस तरीके से पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में कि ये जैसे कि फेवरेट क्वेश्चन हो। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका बुक है? अरुंधति रॉय का। आप लोग याद रखना। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं अरुंधति रॉय का, लाइक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। देन द डॉक्टर एंड द सेंट, आज़ादी, लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स एंड ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर। ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी चांसेस है कि पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। द ग्रेट इंडियन नॉवल, अ सटायरिकल नॉवल, इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?
राइटर्स। दैन द ग्रेट इंडियन नॉवल, शशि थरूर जी का इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग याद रखना। इनके बुक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एंड फेमस होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, याद रखना। तो इसीलिए हम लोग शशि थरूर जी का और इम्पॉर्टेंट बुक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइक एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम अ हिंदू, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड, अम्बेडकर अ लाइफ, प्राइड प्रेजुडाइस एंड पुंडिट्री, केरला गॉड्स ओन कंट्री, दी $5 स्माइल एट्सेट्रा। ये सभी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है अदर्स के ऑप्शंस में। सभी बुक्स आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा ही, तो आप लोग याद रखना इन सब बुक्स को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शशि थरूर। मूनवर्क इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, मूनवर्क जो है वो बेसिकली माइकल जैक्सन जी का ऑटोबायोग्राफी, आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का माइकल जैक्सन। Who wrote the famous novel The Inheritance of Loss? The Inheritance of Loss किसका बुक है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन करेक्ट आंसर इज किरण देसाई। किरण देसाई का इंपॉर्टेंट नॉवल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, आप लोग याद रखना किरण देसाई। Who among the following personalities has written the national song वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा है? आप लोग कंफ्यूज होकर कभी रविंद्रनाथ टैगोर मत मार्क कर दीजिएगा, बिकॉज वंदे मातरम इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रविंद्रनाथ टैगोर जी का इंपॉर्टेंट जो बुक्स है लाइक गीतांजलि, घोड़ा, चंडालिका, ये सब एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। इन्होंने इंडिया के नेशनल एंथम के साथ साथ बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला भी दिया था, एंड इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही कंपोज किया था। आप लोग ये सभी पॉइंट्स याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय अरुंधति रॉय? फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा अरुंधति रॉय ने नहीं लिखा है पूछा है। देन करेक्ट आंसर इज प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज नॉट रिटन बाय अरुंधति रॉय। बाकी कैपिटलिज्म, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, ये सभी अरुंधति रॉय के बुक्स है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है ये बेसिकली मुल्कराज आनंद जी का बुक है, ये भी बहुत फेमस राइटर है, इनका बुक्स भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। तो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस रिटन बाय मुल्कराज आनंद एंड नॉट अरुंधति रॉय। The term checkmate is used in which of the following sports? checkmate जो है वो बेसिकली चेस में यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज चेस। हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो चेस के साथ रिलेटेड है वो देख लेते हैं, लाइक चेक, गैम्बिट, बिशॉप, पोन, स्टेलमेट एट्सेट्रा, ये सब भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आप लोग याद रखना। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड? हॉकी फील्ड का डायमेंशन कितना होता है? देन करेक्ट आंसर इज 91.4 इंटू 55 मीटर। ये जो लेंथ होता है वो 91.40 मीटर का होता है, एंड ये जो विड्थ होता है वो बेसिकली 55 मीटर का होता है। मैंने आगे जो हॉकी फील्ड का डायमेंशन है वो एकदम डिटेल्ड वे में यहाँ पे दे दिया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को पूरे डिटेल्ड वे में ये जानना है तो आप लोग देख लीजिए, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, एंड देख लीजिएगा आप लोग। रेस्ट जो दो इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है वो है डायमेंशन, जिसमें लेंथ एंड विड्थ पूछा जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा। विंटर ओलंपिक्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो विंटर ओलंपिक्स जो है 2026 में जो होने वाला है वो इटली होस्ट करेगा, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है इटली विल होस्ट विंटर ओलंपिक्स 2026। अ कार्ड ऑफ विच कलर इज यूज टू वार्न अ फुटबॉल प्लेयर? जब फुटबॉल का गेम होता रहता है तो कौन सा कार्ड यूज़ करके एक प्लेयर को वार्न किया जाता है? देन करेक्ट आंसर इज येलो। येलो कार्ड से वार्न किया जाएगा, 2 येलो कार्ड देने के बाद फिर रेड कार्ड दे दिया जाएगा। रेड कार्ड अगर दे दिया तो प्लेयर और खेल नहीं पाएगा वो मैच, वो आउट हो जाएगा बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर है येलो। यही जो मैंने अभी बताया, येलो इंडिकेट्स कॉशन, आफ्टर 2 येलो कार्ड्स रेड कार्ड देगा, उसके बाद प्लेयर खेल नहीं पाएगा। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स है जो पूछे जा सकते हैं लाइक ब्लू कार्ड, बेसिकली US में दिया जाता है। ये जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, छोटे छोटे रूल्स जब ब्रेक होते हैं या तो फिर छोटी छोटी गलतियों की वजह से ब्लू कार्ड शो किया जाता है। देन जो वाइट कार्ड होता है वो वुमेंस कप में दिखाया गया था फर्स्ट टाइम के लिए, उसमें फेयर प्ले को प्रेस करके, दैट इज़ एनकरेजिंग फेयर प्ले। आप लोग फेयर वे में खेलिए, कोई धोखेबाजी मत कीजिए, गेम्स के बीच में चीटिंग करके मत खेलिए, उसको प्रेस करने के लिए वाइट कार्ड एंड ग्रीन कार्ड्स दिखाया जाता है। कभी कभी पॉजिटिव एक्शन को डिस्प्ले करके कि यस इट इज़ अ राइट एक्शन, एंड कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी ग्रीन कार्ड्स दिखाया जाता है। तो यही हुआ मीनिंग्स। बेसिकली येलो कार्ड एंड रेड कार्ड ही पूछा जाता है, बाकी इन सब का मीनिंग अगर आप लोगों को याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? हेडर जो है वो बेसिकली फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। जब हम अपना हेड यूज़ करके फुटबॉल को हिट करते हैं उसी को हेडर कहा जाता है।
तो करेक्ट आंसर इज फुटबॉल. हेडर इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड इन एसोसिएशन फुटबॉल टू कंट्रोल द बॉल यूजिंग द हेड टू पास, शूट और क्लियर. द एम ऑफ फुटबॉल इज टू स्कोर मोर देन द ओपोनेंट. ये सभी को पता है, सभी गेम्स का ओपोनेंट से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए. 90 मिनट्स का गेम होता है बेसिकली फुटबॉल, जो 45 मिनट्स के 2 ब्रेक्स में खेले जाते हैं, 2 हाफ्स में खेले जाते हैं. एंड 45 मिनट्स के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर से 45 मिनट्स का गेम होगा. तो बेसिकली 90 + 15 105 मिनट्स का टोटल गेम हो जाता है. 15 मिनट का इंटरवल पीरियड होता है, दिस इज रेस्ट टाइम. उसके बाद जो 2 टीम्स होते हैं, एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स. ये सभी पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग याद रखना. इन विच स्पोर्ट आर एरोस यूज्ड? एरोस बेसिकली आर्चरी में यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में. तो एरोस कहाँ पे यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर इज आर्चरी. वेयर इज सोडियम लोकेटेड ऑन द पीरियोडिक टेबल? सोडियम कहाँ पे लोकेटेड है पीरियोडिक टेबल में? हम एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले जो ये हॉराइजेंटल लाइंस होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो होते हैं ग्रुप्स, एंड टोटल ग्रुप्स है 18. एंड जो हॉराइजेंटल लाइंस होते हैं वो होते हैं पीरियड्स, टोटल पीरियड्स है 7. एंड ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया. एंड सोडियम कहाँ पे लोकेटेड है? देन ग्रुप 1 में, पीरियड 3 में. ये Na जो है सोडियम का केमिकल नेम है, तो वहाँ पे लोकेटेड होता है सोडियम. तो सोडियम कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में लोकेटेड है. एंड पीरियोडिक टेबल को आप लोग अच्छे से याद रखना, ये PDF में प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहाँ से इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लेना. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑन द लेफ्ट साइड. देखिए, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं पिछले साल, इस साल भी बनने के पूरे चांसेस है. आप लोग पीरियोडिक टेबल को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑन द लेफ्ट साइड. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल? नॉन मेटल्स जो है, ये देखिए ऑरेंज कलर जो है, ये सभी नॉन मेटल्स है. एंड ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया. तो नॉन मेटल्स कहाँ पे है? देन राइट साइड में नॉन मेटल्स है. अभी मैंने बताया था ग्रुप्स कितने हैं, दैट इज़ ये जो वर्टिकल लाइन से कितने हैं? 18. एंड कितने पीरियड्स है? दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 7. आप लोग ये दोनों भी याद रखना. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑन द राइट साइड. आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग्स? कोबाल्ट जो है वो बेसिकली ग्रुप 9 से बिलोंग करता है. हम एक बार देख लेते हैं कोबाल्ट. ये देखिए, ग्रुप 9 में जो ये CO है वही कोबाल्ट है, ये है कोबाल्ट. तो करेक्ट आंसर इज ग्रुप 9. टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? टी कल्टिवेशन जो है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. मिक्स्ड एग्रीकल्चर मतलब एक ही फील्ड में 2-3 क्रॉप्स जब उगाए जाते हैं बारी बारी से, वो होता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर. मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर मेडिटेरेनियन रीजन में किया जाता है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो झूम कल्टिवेशन होता है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर करके कल्टिवेट करना. ये हिली एरियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर किए जाते हैं. तो ये सब बेसिकली हिल एरियाज में किए जाते हैं. हिल एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं सबसे पहले क्लियर किया जाता है, कट किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है जब तक सॉइल फर्टाइल रहेगा. एंड जब सॉइल का फर्टिलिटी लॉस हो जाता है तो वो लोग उस जगह को बर्न करके दूसरे जगह पे फिर से ऐसे स्टिप क्रिएट करके वहाँ पे भी फॉरेस्ट क्लियर करके कल्टीवेशन करते हैं. इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन कहा जाता है. कभी कभार स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. टी कल्टीवेशन का एग्जाम्पल प्लांटेशन एग्रीकल्चर. Who among the following viceroys is associated with partition of Bengal in 1905? तो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन का पटिशन पास किया था. करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन. एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी हो जाएगा बिहार. तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश. On 21st January 2024, 3 states observed their 52nd statehood day. Which of the following is not one amongst the states? देखिए, 3 states ने statehood day कब अचीव किया? 21st जनवरी 2024. ये इनका 52nd statehood day था. तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो नागालैंड है वो इन सब में उसका फाउंडेशन डे ये नहीं है. 3 स्टेट्स जो थे दैट इज़ मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, इनका स्टेट जो ये बने थे इंडिया के साथ फुल फ्लेजेड स्टेट, वो बने थे 21 जनवरी 1972 को. तो इसीलिए इनका फाउंडेशन डे मनाया जाता है. इस साल इनका 52nd फाउंडेशन डे था. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना.
विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो आर्कटिक ओशन का जो साइबेरियन शेल्फ है वो है, तो करेक्ट आंसर इज द साइबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशन। The state shall not discriminate against any citizen on grounds of only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. This has been incorporated in। तो ये हमारा आर्टिकल 15 जो है वो बताता है कि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लाइक कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो हम इन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सबको इक्वली देना पड़ेगा। वही है आर्टिकल नंबर 15। या तो फिर रेस, लाइक फिर काला गोरा, ओबीसी, SC ST दैट इज कास्ट, फीमेल मेल, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब को लेके हम किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते। यही है बेसिकली आर्टिकल 15। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आर्टिकल 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइमस्टोन केव इन इंडिया। लाइमस्टोन केव जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो है बोरा केव। बोरा केव इज अ लाइमस्टोन केव इन इंडिया। ये बेसिकली लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, बोरा केव, जो वहाँ पे गोश्तानी रिवर है। आप लोगों को गोश्तानी रिवर भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, देन आंध्र प्रदेश आप लोग मार्क करना। वो जो फ्लो होके आती है, वो डिपॉजिट करती है लाइमस्टोन्स, उसी के वजह से ये बोरा केव का फॉर्मेशन हुआ। तो करेक्ट आंसर इज बोरा केव इज अ लाइमस्टोन केव लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, formed as a result of flow of गोश्तानी रिवर। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू दैश। मशरूम रॉक्स जो है वो बेसिकली विंड इरोशन की वजह से फॉर्म होता है। देखिए जब ऐसे हिल्स होते हैं या तो फिर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं एंड बंजर एरियाज में, दैट इज बेसिकली डिजर्ट्स एरिया में, जब प्लांट्स नहीं रहते तो डायरेक्टली विंड इनको हिट करता है, एंड डायरेक्टली विंड हिट करने की वजह से इनके जो लोअर पोर्शंस है वो विंड के साथ इरोड हो जाता है। तब इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। विंड इरोशन की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक है मशरूम रॉक्स। तो मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू विंड इरोशन। The article of the Indian Constitution that deals with the executive powers of the governor is Article 154 deals with the executive power of the governor. मुरिएटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विच कंपाउंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, स्टोमक में भी प्रेजेंट है, उसको मुरिएटिक एसिड भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मुरिएटिक एसिड। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किस किस में हेल्पफुल होता है, लाइक प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड, फर्टिलाइजर, डाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफिक, टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इन सब में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। In which state of India is the शेषशलम बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। शेषशलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। देखिए टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसमें से 12 मैन बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्टेड है। तो आप लोग ये सभी बायोस्फीयर्स का नाम याद रखना। स्पेशली 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पूछा जाता है, लाइक आपको 3 ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। जो 3 है वो इसमें है, लेकिन जो एक है वो मैन बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में नहीं है इंक्लूडेड। तो आपको नहीं कौन सा है वो पूछने के लिए देगा। तो आप लोग ये 12 को अच्छे से याद रखना, बाकी ज़्यादा नहीं है, ये टोटल 18 ही है। आप लोग 18 के 18 नेम्स याद रख लेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन 2 रिवर्स। तो गंगा प्लेन किस 2 रिवर्स के बीच में है? घाघर एंड तीस्ता रिवर के बीच में है गंगा प्लेन। करेक्ट आंसर इज घाघर एंड तीस्ता। आइसोपेटेन ऑल्सो कॉल्ड एज डैश इज अ ब्रांच इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइसोपेटेन जो है उसको 2-मिथाइल बुटेन भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C5H12 2-मिथाइल बुटेन ऑल्सो नोन एज आइसोपेटेन। ये क्या है? बेसिकली ब्रांच इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। Who is the first Indian musician to win Oscar Award for Best Original Score? Best Original Score के लिए फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जो है जिन्होंने ऑस्कर जीता वो है मिस्टर A.R. रहमान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिस्टर A.R. रहमान। मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट जो है उसके मेंबर्स को 1 साल के लिए ही इलेक्ट किया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, ये सब बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम द हाउसेस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन, जो इस कमेटी को फॉर्म करते हैं। इनका जो अथॉरिटी है आर्टिकल 105 एंड 118 में मेंशन है। बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी। एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, एंड एस्टिमेट्स कमेटी, इन दोनों के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से 15 मेंबर्स होते हैं, एंड राज्यसभा से
7 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 30 होते हैं। इसके सभी मेंबर्स आप लोग याद रखना लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, नॉट फ्रॉम राज्यसभा। बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन का केमिकल फॉर्मूला जो है वो है CH3NO2। ये है नाइट्रोमेथेन का केमिकल फॉर्मूला CH3NO2। यूजुअली व्हिच ईयर ऑफ अ सीरीज ऑफ ईयर्स ऑफ एन इकोनॉमिक इंडेक्स इज कॉल्ड द बेस ईयर। बेस ईयर किसको कहा जाता है? एक सीरीज ऑफ ईयर का जो फर्स्ट ईयर होता है उसी को बेस ईयर कहा जाता है। इसके साथ इस ये फर्स्ट ईयर के साथ एक सीरीज ऑफ ईयर का फर्स्ट ईयर बेस ईयर पकड़ेगा एंड इस साल के साथ बाकी उस सीरीज ऑफ ईयर्स के बाकी ईयर्स को कंपेयर किया जाएगा, करंट ईयर को कंपेयर किया जाएगा ताकि एक पोजीशन पता चले किस ईयर में कितना हो रहा है। ये स्टेटिस्टिकल डाटा, इकोनॉमिक्स इन सब में यूज़ किया जाता है। एंड इसका इंडेक्स वैल्यू जो होता है बेस ईयर का हमेशा 100 होता है। ये आप लोग याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है फर्स्ट ईयर ऑफ अ सीरीज ऑफ ईयर एंड इंडेक्स वैल्यू कितना? 100। आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है फॉलोइंग ऑप्शंस में से है वो है मरकुरी। देखिए मरकुरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। ये सॉलिड है एंड रॉक्स से ज़्यादातर बने हुए हैं, इसीलिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनको इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मरकुरी। लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स है लाइक यूरेनस, नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न, ये सभी जो है ये गैसियस प्लैनेट्स है। इसको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है बिकॉज ये आउटर में है एंड गैस से बने हुए हैं। तो जोवियन प्लैनेट्स कौन से हुए? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी। व्हेन वाज श्री षणमुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड सेटअप? श्री षणमुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2002 में सेटअप किया गया था। ये किस फील्ड में दिया जाता है? देन म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा, इन सब में दिया जाता है। कैश प्राइस 2,50,000 का, एक साइटेशन होता है, एक गोल्ड कोटेड लैम्प होता है, ट्रॉफी होता है, शॉल होता है। ये सभी पूछे जाते हैं कभी कभी जब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, लाइक भारत रत्न में क्या क्या दिए जाते हैं, इस तरीके का। तो आप लोग याद रखना। एंड ये किस फील्ड में दिया जाता है मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इट वॉज set up in the year 2002. How do red algae reproduce vegetatively? रेड एल्गी जो है वो फ्रेगमेंटेशन से बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है। हम कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइक जो बिनरी फिशन होता है बैक्टीरिया में, वो किस तरीके से होता है? एक सेल सबसे पहले 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर वो 2 सेल्स जो है वो 2 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होके फिर से नया एक बॉडी फॉर्म कर देगा। देन फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है एक बॉडी पार्ट को 2 पार्ट्स में कट कर दिया जाएगा या तो फिर टूट जाएगा। उसके बाद ये जो लोअर पार्ट है उससे अपर पार्ट उग जाएगा एंड जो अपर पार्ट है उससे लोअर पार्ट उग जाएगा। इससे 2 पेरेंट फिर से बन जाएंगे। देन जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन में भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड उसके बाद इसका जो आधा डिवाइड हो चुका था ये आधा ऑलरेडी फॉर्म हो जाएगा, फिर से ये भी फॉर्म हो जाएगा, फिर 2 पार्ट्स में हो जाएगा। देन बडिंग जो है ये थोड़ा अलग है। बडिंग में जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट्स के साइड में से छोटा मोटा उगेगा, वो छोटा सा जो उगेगा वो बाद में सेपरेट होके फिर से एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देन बाकी सब भी आप लोग देख लेना। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं मैंने बता दिया है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। Which of the following is a type of large brown seaweed that grows in shallow nutrient rich salt water near coastal ponds around the world? देखिए यहाँ पे पूछा गया है टाइप ऑफ लार्ज ब्राउन सीवीड जो है वो है केल्प, ब्राउन कलर का होता है। बाकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केल्प। जो सी ग्रासेस होते हैं, जो सी के अंदर ग्रासेस उगते हैं, ओशंस के अंदर ग्रासेस उगते हैं, उन्हीं को सी ग्रासेस कहा जाता है। इन एंड अराउंड 60 स्पेसीज है अब तक सी ग्रासेस का, जो 4 फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, पोसिडोनियस, जोस्टरस, हाइड्रोचेरियट्स एंड साइमोनोसिस। ये 4 फैमिलीज है, इन सभी से सी ग्रासेस बिलोंग करते हैं। अबाउट 60 स्पेसीज है इनका। एंड उसके बाद जो है वो है कॉरल्स। ये देख लेते हैं, पूछा जाता है कभी कभी। कॉरल्स क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है। बेसिकली कॉरल्स प्लांट्स नहीं है, एनिमल्स है। आप लोग इन सबको देख के प्लांट्स मत समझ लीजिएगा, ये एनिमल्स है। एंड ये बहुत ही कलरफुल मराइन एनिमल्स है। एंड इनका जो क्लास है वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ क्लास के फाइलम सिड्रेरिया से बिलोंग करते हैं कॉरल्स।
When the government resorts to borrowing only to clear backlog if interest payment is referred to as। देखिए, जब गवर्नमेंट बोरो करता है किसी से, दैट इज लोन लेता है जस्ट टू पे द इंटरेस्ट भरने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। ये बेसिकली लोन नहीं है, लेकिन ये लोन ही है, लेकिन लिया जाता है किस वजह से, कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट के पर्पज़ से। वो होता है ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट। When which article of the Indian Constitution states that Supreme Court to be a court of record? Supreme Court को court of record किस article ने कहा है? Then article 129 ने कहा है Supreme Court is a court of record। हम कुछ important article Supreme Court के देख लेते हैं, जैसे कि Supreme Court का provision कहाँ पे mention है? Then part 5 में mention है, part 5 of the Indian Constitution जिसमें union list है, उस union list में chapter 6 में mentioned है about Supreme Court। article 124 से 147 तक Supreme Court के various प्रोविजंस लाइक इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, प्रोसीजर, ये सब मेंशन्ड है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आर्टिकल 129। एंड कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट का पार्ट कौन सा है? देन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप लोग याद रखना। हाउ इज ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड इन ह्यूमंस? ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू से स्प्रेड होता है। ये बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है ट्यूबरकुलोसिस? दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये भी आप लोग याद रखना। सबसे ज़्यादा क्या इम्पैक्ट होता है? दैट लंग्स इम्पैक्ट होता है। लंग्स के बाद दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक किडनी, स्पाइन, ब्रेन, ये सब भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा ज़्यादा इन्फेक्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस के वजह से, देन इट इज़ lungs। Which water body covers an area of 15558,000 किलोमीटर स्क्वायर and makes up only 4.3% of the global ocean? ग्लोबल ओशन का जो only 4.3% है वो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। एंड स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? देन करेक्ट आंसर इज आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। सबसे बड़ा ओशन लार्जेस्ट है पैसिफिक। एंड उसके बाद आ जाता है अटलांटिक ओशन, फिर आ जाता है इंडियन ओशन, फिर फोर्थ में है साउदर्न ओशन एंड फिफ्थ इज आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट। पैसिफिक ओशन अराउंड 30% से भी ज़्यादा ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया कवर करता है। दैन अटलांटिक ओशन मोर देन 17% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया कवर करता है। सबसे छोटा जो है दैट इज ओनली 4.3% ऑफ ग्लोबल ओशन। अर्थ सरफेस एरिया भी नहीं, बस ओशन एरिया, दैट इट इज आर्कटिक ओशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्कटिक ओशन। In optics, the refractive index of a substance is described by the formula n equal to c by v, where c is the speed of light in vacuum। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कोई भी आप एक ले लीजिए, लाइक डायमंड ले लिया हमने, ये डायमंड है, आप लोग मेरे ड्राइंग पे मुझे ये डायमंड है। जब इस पर लाइट गिरता है तो ये इस तरीके से ही रिफ्रैक्ट होता है, नॉट रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग तो इस तरीके से होगा, रिफ्लेक्टिंग इस तरीके से होगा, ये रिफ्रैक्ट होता है, थोड़ा बैंड होके दूसरे तरफ जाता है। तो उस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, शाइनिंग वाला चीज़ जो हमें दिखता है डायमंड में, वो रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो फिर किसी भी ऑप्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? देन n इक्वल टू सी बाई वी, जहाँ पे n क्या है? n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पे दिया हुआ है, या तो फिर ओनली स्पीड ऑफ लाइट देने से भी c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप लोग इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना, पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। In the absence of the speaker and deputy speaker of Lok Sabha, who presides the joint sitting of the two houses of parliament? joint sitting basically article 108 में mentioned है। कौन कॉल करता है? देन प्रेसिडेंट कॉल करता है। लेकिन अगर ये दोनों एब्सेंट रहे, दैट इज स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर एब्सेंट रहे, तो आप ये मत मार्क कर दीजिए कि प्रेसिडेंट ये सिटिंग प्रिसाइड करते हैं। करेक्ट आंसर इज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करते हैं, ना ही कि प्रेसिडेंट कॉल कर सकते हैं लेकिन प्रिसाइड नहीं कर सकते। एंड इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, इनका सीट अभी एम्प्टी है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया था अंडर आर्टिकल 93 डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो मेंशन्ड है, इनका सीट जल्दी से जल्दी फुलफिल करने के लिए। तो ये पूछा जा सकता है अपकमिंग ईयर्स में, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डैश इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेयर एंड द पेई के बीच में जो ट्रस्ट के वजह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसे मनी को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे फिड्यूशरी मनी कहा जाता है। आप इसको इजीली इस तरीके से समझिए, जो भी पैसा अभी चलन में है दैट इज़ करेंटली आप लोग यूज़ करते हैं एस मनी, वही फिड्यूशरी मनी। अभी अगर आप एक शॉप में गए, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे एक गॉट
दैट इज़ बकरी ले जाके दे दिया एंड बोला मुझे 1 kg आटा दीजिए, देन वो दुकानी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फिड्यूशियरी मनी नहीं है, वो प्रेजेंटली चलन में नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन एक टाइम था जब गॉड को ऐसे मनी यूज़ किया जाता था, तब वो फिड्यूशियरी मनी था, लेकिन अभी नहीं है। तो करेंटली जो मनी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऐसे लीगल टेंडर, वही हो जाता है फिड्यूशियरी मनी। बाकी दूसरे टाइप्स ऑफ मनीज़ को हम लोग देख लेते हैं। लाइक फिएट मनी जो होता है वो कोई भी गवर्नमेंट इशूड करेंसी है, लेकिन किसी भी कमोडिटी से बैक नहीं होता है। लाइक पेपर जो हो गया वो कमोडिटी से बैक नहीं है, सिल्वर गोल्ड किसी भी सिक्का विक्का इन सब से बैक नहीं है ना, कोई भी मेटल से, तो ये फिएट मनी हो गया। डिजिटल मनी ये सभी फिएट मनी हो गया। उसके बाद कौन सा होता है फुल बॉडीड मनी? फुल बॉडीड मनी वो होता है जिसमें फॉर एग्जांपल एक सिक्का है, कोई भी 5 रुपीज़ का सिक्का है, अगर उस 5 रुपीज़ के सिक्के में जो मेटल यूज़ हुआ है उसका वैल्यू भी 5 रुपीज़ के इक्वल ही है, तो वो फुल बॉडीड मनी हो जाएगा। लेकिन अगर 5 रुपीज़ का सिक्का का जो मेटल है उसका वैल्यू लो है देन 5 रुपीज़, या तो फिर हायर देन 5 रुपीज़ है, देन वो फुल बॉडीड मनी नहीं होगा। उसके बाद है क्रेडिट मनी। जब हम कोई भी चीज़ क्रेडिट में लेते हैं, दैट इज़ उसका कैश पेमेंट नहीं करते हैं, लेटर पेमेंट के लिए रख देते हैं, उसी को बोला जाता है क्रेडिट मनी। Identify the element that helps to trap energy that is essential for photosynthesis. करेक्ट आंसर है कार्टेनॉइड। कार्टेनॉइड हेल्प करता है लाइट को ट्रैप करने के लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या 4 एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? देन हीट, लाइट, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये चारों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। इन चारों के यूज़ से ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। डॉक्टर तामिलीसाई सौंदरराजन was given the additional charge and was sworn in as the Lieutenant Governor of the Union Territory in February 2021 apart from being the Governor of Telangana। इस क्वेश्चन से यही पता चलता है कि डॉक्टर तामिलीसाई सौंदरराजन जो प्रेजेंटली भी गवर्नर ऑफ तेलंगाना है, वो और किस यूनियन टेरिटरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है? दैट करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी। डॉक्टर तामिलीसाई सौंदरराजन इज प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया पुडुचेरी। विच कंपाउंड हैज़ द केमिकल फॉर्मूला CHCl3 whose melting point is 209 Kelvin? करेक्ट आंसर इज क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला है CHCl3, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? देन 209 केल्विन, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज क्लोरोफॉर्म। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 रिवर्स? देखिए बेसिकली हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है दैट इज़ ग्रेट इंडियन प्लेन जो है वो 3 रिवर्स के इंटरप्ले से बनता है। इस तरफ से जो इंदस आता है, इंदस, देन दिस इज़ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों रिवर्स के इंटरप्ले से जो हमारा प्लेन फॉर्म होता है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया या तो फिर नॉर्दर्न प्लेन, वो होता है इन तीनों रिवर्स की वजह से, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट आंसर इज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। Which organic compound is used to manufacture soap, rayon, paper, explosives, dyes and petroleum products? Then correct answer is sodium hydroxide is used to manufacture soap, rayon, paper, explosives, dyes, petroleum products, etc. Which level of food chain includes millipede, springtails, woodlice, dung flies and slugs that feed on the dead or decaying animals, plants, etc. डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन कंज्यूम करता है? देन करेक्ट आंसर विल बी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को और क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स को डेट्रिटिवोर्स भी कहा जाता है। आप लोग इस ऑप्शन को डिकम्पोजर्स नहीं देने की वजह से कंफ्यूज भी हो सकते थे। तो करेक्ट आंसर इज डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स आर ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स। ये बेसिकली जो मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनको फीड ऑन करते हैं। उसके बाद फीड ऑन करने के बाद ये लोग जब एक्सक्रीट करते हैं उन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को खाने के बाद, जब वो लोग एक्सक्रीट करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है एंड ऐसे न्यूट्रिएंट काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका है डेट्रीवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। डिकम्पोजर्स जो होते हैं लाइक आर्टवर्म एक्सेट्रा, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Which state government will provide financial support to Indian wrestling till 2032 Olympics? 2032 Olympics तक उत्तर प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडियन रेसलिंग को सपोर्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। What happens when an acid or a base is mixed with water? एसिड या तो फिर बेस जब मिक्स होता है वाटर के साथ तो डिक्रीज होता है
आयंस का कंसंट्रेशन, बी इट हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, पर यूनिट वॉल्यूम इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। आइदर एसिड अगर आप मिक्स करें या तो फिर बेस अगर मिक्स करें वाटर के साथ, तो करेक्ट आंसर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। Which of the following may be called as fiscal deficit? फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? देन फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। एंड इसका मीनिंग इज कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, दैट इज खर्चा जो है वो ज़्यादा हो जाए देन दी रिसिप्ट्स जो गवर्नमेंट ने रिसीव किया है इन द फॉर्म ऑफ मनी, अदर देन दी बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो है, जो गवर्नमेंट ने ऐसे लोन लिया है, वो इंक्लूड नहीं करेगा इसमें। बाकी जो अदर रेवेन्यूज रिसीव हुए हैं वो अगर एक्सपेंडिचर से जो खर्चा हुआ है उससे अगर कम हो तो उसे फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। Which tax slab is applied in India if annual taxpayers annual taxable income is more than 15 lakh? more than 15 lakh इनकम होने से annual tax 30% चार्ज किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम जो टैक्स रेट्स है वो मेंशन कर दिया है। आप लोग याद रखना, अबव 15 लाख पहले भी 30% था, अब भी 30% है। तो ये आप लोग याद रखना। कुछ माइनर डिफरेंसेस है, लाइक पहले 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड था, अभी 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। ये पॉइंट्स आप लोग डिस्टिंग्विश करके याद रख लेना, पूछा जा सकता है। 2023 के एनुअल बजट में ही ये न्यू टैक्स रेट्स दिए गए हैं, लेकिन इस साल भी पूछा जाने का पूरा चांसेस है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 30%। फॉर एन NBFC microfinance institution, the maximum variance permitted for individual loans between the maximum and minimum interest rate is cannot exceed 4% is the correct answer। जो NBFC that is नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं फॉर डेवलपमेंट या तो फिर कोई भी अदर पर्पस के लिए, तो उसमें जो मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 4% के बीच में रहना पड़ेगा। 4% से ज़्यादा भी नहीं हो सकता एंड 4% से एक्सीड नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कैन नॉट एक्सीड 4%। विच सेल थियोरी proved that the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये इस थ्योरी ने दिया था मिस्टर S.J. सिंगर एंड गर्थ निकोलसन ने। किस ईयर में दिया था? देन 1972 में ये थ्योरी दिया गया था बाय दिस टू पर्सनालिटीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लूइड मोसेक मॉडल। Which of the following metals having atomic number 3 is a soft silvery metal with very low density that reacts vigorously with water and corrodes quickly in air? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है लिथियम। लिथियम से हमें क्या क्या पता चला? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? देन 3 है। सॉफ्ट एंड सिल्वरी मेटल है लिथियम। लिथियम का डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। आप हाई डेंसिटी मत मार्क कर दीजिएगा, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। लो डेंसिटी वाला मेटल है लिथियम। एंड जब इसको वाटर के साथ या तो फिर एयर में खुला छोड़ दिया जाता है, एयर में खुला छोड़ने से कोरोशन हो जाता है, दैट इज रस्टिंग हो जाता है, जो जंग पर जाता है लोहे एंड ऑल में। इस तरीके से लिथियम में भी होता है। एंड अगर खुले में वाटर में रख दिया गया तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। ये सभी फीचर्स हम लोग को पता चला लिथियम का। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिथियम। Which English ecologist was the first to describe the distinctive shape of the food web, which he called pyramid of numbers? pyramid of numbers जो food web का एक टाइप है, तो वो किसने दिया था? देन करेक्ट आंसर इज चार्ल्स एल्टन। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है चार्ल्स एल्टन। In which year was the National Biodiversity Authority a statutory autonomous body established under Ministry of Environment and Forest, Government of India? National Biodiversity Authority जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था इन ईयर 2003। ये एक स्टेटरी बॉडी है, दैट इज़ एक एक्ट पास करने के बाद ये बॉडी एस्टेब्लिश हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आप लोग याद रखना, स्टेटरी बॉडी है, पूछा जाता है एग्जाम में। देन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2003। तो आज का हमारा सेशन यही तक था। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।